हमारे डैड एक पिक्चर में पंजाबी सरदार बने थे, तो वो पिक्चर में भी लफड़े कर दिए कि भाई दारा सिंह थे मुन्ना है, उसने तो बाल काटे हैं। बट जो मैंने एक फिल्म देखी ना उनकी, वो फिल्म मुझे लगता ही नहीं, आज मैं उस फिल्म की प्रमोशन भी करने आया हूँ। कौन सी पिक्चर है वो? और पूरे क्लास में बुली होता रहता था मेरा, सब लोग बुली करते थे जबरदस्ती के, दारा सिंह का बेटा है। अच्छा, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, बंगाली सारे करती हूँ। सब सब तो कॉलेज में भी हमारी एक दो लड़ाइयाँ हुई थी, पर इतनी बड़ी लड़ाई हुई थी कि वो आज तक उसके बारे में कॉलेज में बात होती है कि भाई कैसी लड़ाई हुई थी। पूछा गया कि आप कौन सी लैंग्वेज में करोगे, तो काफ़ी अभी पहले काफ़ी हो गया अब तो टाइम, तो मैंने कहा हिंदी में। पहले तो टर्बन देखते हैं, फिर मुझे देखते हैं, फिर पहली बात क्या करते हैं, यार दारा सिंह स्टाइल हिंदी तो नहीं बोलोगे ना। मम्मी ने बहुत धोया, इतना धोया है, चप्पलें निकाल निकाल के मारा है, रूम में लॉक कर कर मारा है, बहुत मारा है उन्होंने। तो हम लोग को बहुत पिटे, हम सब बच्चे पिटते हैं। तो हाथी मेरे साथी पिक्चर लगी थी, डैड लेके गए हम सबको, मैनेजर को बोला भाई ये मेरा रियल बेटा है भाई, बोला पाजी ये हमें लगता ही नहीं था दारा सिंह जी का बेटा है। तो ये हाल हुआ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ, ਪੰਜਾਬ, ਇੰਡੀਆ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੋਲਣਾ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਿੰਦੂ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ और गल भी एक बहुत ही महान हस्ती की हो रही। सो विंदु जी, सबसे पहले आपका स्वागत है, बहुत बहुत आप टाइम निकाले और हमारे शो में आए, और आपसे बातचीत करेंगे बहुत सारी, और बट आपसे बातचीत करने से पहले मैं आपके फादर से शुरू करता हूँ। ਜ਼ਰੂਰ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹੁਨਰ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਚੱਲ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਚੱਕ ਫੱਟੇ। सो विंदु जी, बहुत सारे लोगों ने दारा सिंह की बहुत सारी फिल्में देखी जी, बट जो मैंने एक फ़िल्म देखी ना उनकी, मतलब वो फिल्म मुझे लगता ही नहीं, आज मैं उस फिल्म की प्रमोशन भी करने आया हूँ दारा सिंह जी की। केड़ी फिल्म? कौन सी पिक्चर है वो? वो एक पिक्चर है जो मतलब मुझे लग रहा है कि आज के बाद सारे लोग सर्च करेंगे और देखेंगे, और देखनी भी चाहिए। मतलब आज के युग में जब साई-फाई पिक्चरें आज के टाइम में बन, अभी ट्रिप टू मून या ऐसे कोई पिक्चर लेके आया है? कौन सी वाली? डैडी की ऐसी बहुत पिक्चर है, ट्रिप टू मून। ट्रिप टू मून, एस्ट्रोनॉट बने उस जमाने में, 60s में एस्ट्रोनॉट बन के मून पे जा रहे हैं, चांद पे चढ़ाई। हिंदी में होता ना है चांद पे चढ़ाई, इंग्लिश में ट्रिप टू मून। ट्रिप टू मून। तो एक और आप देखो मून पे जाके मॉन्स्टर के साथ मारपीट, मतलब खून में ही कुश्तियाँ मॉन्स्टर्स के साथ भी कुश्तियाँ हो रही है, बताओ। एक बहुत ही ग्रेट डायरेक्टर थे वो, राइट, जो ये पिक्चरें बनाते थे, बाबू भाई मिस्त्री। राइट। तो वो बहुत ही ग्रेट डायरेक्टर थे। उस ज़माने में उनकी सोच ऐसी थी, जो चीज़ें उनने उस ज़माने में की हैं कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था इंडियन पिक्चर कर सकती हैं। नहीं कर सकती। तो वो ऐसी पिक्चरें बनाते थे, बहुत ही वेरी सुपर टैलेंटेड। बहुत बहुत अच्छी पिक्चर है, और आई एम रियली, कई बार सोच के ऐसे लगता है कि क्या थे वो, मतलब कुश्तियाँ तो जो था, बट उसके अलावा जो एक्टिंग उनके अंदर आई। आप देखो विंदु जी, मुझे लग रहा है कि जो पहलवान होते हैं ना, वो बहुत बहुत शर्मीले होते हैं, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, एक्टिंग तो उनके आसपास भी नहीं निकलती। नहीं, मुझे लगता है कि एक्टिंग से वो तो बिल्कुल फोटो के आगे भी नहीं है। बट ये देखो कि वर्ल्ड के नंबर 1 रेसलर, प्लस 200 प्लस मूवीज, 200 प्लस मूवीज। ये मतलब हिंदी, पंजाबी, मलयालम, तेलुगु, तमिल, बंगाली सारे कर दिए। सब कर दिया। और डीएनए आया आपके पास? मैंने भी कर दिया बहुत सारी लैंग्वेजेस में। लेकिन हमारे 5 बहन भाई हैं, उनने नहीं किया, राइट, सिर्फ मैंने किया।
तो ऐसा नहीं है कि सब लोग वो बिजनेस में आते हैं। जो पेरेंट्स की बिजनेस है, जो बोलते हैं नेपोटिज्म तब होता है जी 5 के 5 सारे आ जाते हैं। एग्जैक्टली जी, सेम बिंदु जी, सेम बात अभी मैंने इससे पहले एक पॉडकास्ट करा किरण कुमार जी के साथ। हाँ बिल्कुल, उनके फादर ग्रेट एक्टर जीवन जी साहब, मतलब वो नारायण मुनि बनते थे, बहुत जो भी रोल करते थे बहुत ही डेडली करते थे। है ना जी। नारद मुनि बनते थे वो। और उन आपकी बात जो आपने कही कि नेपोटिज्म की बात, सेम उनसे बात हो रही थी। बिल्कुल। तो उनको क्वेश्चन करा कि आपको तो विरासत, किसी ने क्वेश्चन करा कि आपको तो विरासत में मिला सारा। वो कहते विरासत में पैसा, जमीन जायदाद, सोने हीरे मोती मिलते हैं, एक्टिंग नहीं मिलती। बिल्कुल, एक पिक्चर के लिए मिल जाएगी, एक पिक्चर के लिए, एक पिक्चर के बाद बाय बाय पैकअप, अगर आप में टैलेंट नहीं है। तो वो जो आपने परफॉर्म करा, उनकी लेगेसी को आगे लेके गए, वो अमेजिंग है बिंदु जी। मतलब अभी जो सन ऑफ सरदार 2 में जो आपके डायलॉग्स हैं, मतलब वो क्या था डायलॉग जी, जो मतलब घर के अंदर और घर के बाहर निकले। वो तो पहले वाले था, टोटे टोटे कर दे, वो तो पहले वाले का था। संस्कार, कल्चर, वो सब चीज़ें उसमें थी। लेकिन सन ऑफ सरदार देख लो, हमारी पिक्चर, हम शूटिंग करने चले गए कनाडा, स्कॉटलैंड, कनाडा नहीं स्कॉटलैंड। और जब हम वहाँ पहुँच गए तो पता चला संजय दत्त का वीज़ा गड़बड़ हो गई है, जो वीज़ा मिला है वो कैंसिल हो गया। अच्छा। तो जस्ट इमेजिन, एक पूरी स्टोरी लिखी गई है, सुपर हिट पिक्चर बनने वाली है, और सडनली मेन एक्टर जो है, मेन ही है, अजय देवगन, संजय दत्त का इज नॉट देयर इन द मूवी एनी मोर। अच्छा। तो बहुत टेंशन आ गई, सबको लगा कि कैंसिल करनी पड़ेगी शूटिंग। पर हमारे डायरेक्टर साहब ने बोला, देखो जी बहुत ही अच्छे डायरेक्टर है, ग्रेट डायरेक्टर विजय जी, उन्होंने कहा कि भाई अब ये पिक्चर रुक नहीं सकती। अब हम एक बार आ गए हैं, सारे आ गए हैं, कुछ भी घुमाएंगे, कुछ करेंगे, स्टोरी बोली इधर उधर की, और वो कैसे भी करके वो पिक्चर कंप्लीट किया। आई लव दैट मूवी, सुपर्ब। सन ऑफ सरदार 2 भी बहुत मज़ेदार है। वो बॉर्डर वाला सीन है उसके अंदर, बॉर्डर का सीन है, वही कोई बॉर्डर का किस्सा ही सुना दो बोलता है, वो तो अच्छा। और सनी देओल के पूरे डायलॉग बोलने लग जाता है। तो दैट्स हाईलाइट, सुपर फन सीन ऑफ दैट मूवी। बिंदु जी, आपने ना पूरी लाइफ अपने फादर की लेगेसी को आगे बचाने, उनका नाम बचाने के चक्कर में, या उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करने के चक्कर में, या मैं बोलूं कि मतलब वो अपने आप को एक उस दायरे में बंद करके रखा जहाँ पे मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मेरा बाप क्या सोचेगा। आजकल जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो जो हरकतें करते हैं, उनको तो सवा फर्क नहीं पड़ता कि उनके, वो तो पेरेंट्स के पीछे खड़े करके करते हैं ना। बट आपने एक ऐसी लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड करा, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि अपने पापा की उस लेगेसी को आगे लेके जाने के, उनका नाम बचाने के लिए कहीं ना कहीं विंदु सिंह कहीं गुम गया, या विंदु सिंह कहीं अपने आप को नहीं निकाल पाए बाहर? नहीं, हमारे जो फादर साहब थे वो बहुत ही सिंपल बंदे थे। कभी भी बच्चों पे कोई भी चीज़ उन्हें इम्प्लीमेंट नहीं की। उनने बस हमें ये बताया कि एक चीज़ मैं चाहता हूँ कि मैं पढ़ नहीं पाया था, तो तुम लोग सब डिग्री होनी चाहिए, बस यही मैं आपसे मांगता हूँ कि सारे के सारे कॉलेज पूरा ख़त्म करना। 15 साल पढ़ाई, तो सारे बच्चों ने पढ़ाई ख़त्म की और सब ने बहुत अच्छी तरह पढ़ाई की, और उसके बाद जिसने जो चाहा वो किया। अब मैंने इस फील्ड में, जब मैंने बचपन में डैडी के लिए काम किया था पिक्चर में, नानक दुखिया सब संसार, 1971 में आई थी। आई वॉज अराउंड 7 years old इन दैट मूवी। 64 मेरा बर्थ है, 71। तो वो जब मेकअप लग गया ना फेस पे, तो मुझे लगा यार मैं तो यही काम करना है। तो डिसाइड तभी कर लिया था। स्कूल में बोलते क्या बनोगे भाई, तो लिखता था डॉक्टर, पायलट, पर दिल में अंदर सोचता था वाहेगुरु मैं एक्टर बनना है। लेकिन वो एक्टर दिखाएंगे तो लोग का छितर मारने में, वो लोग हंसेंगे। पतला सा बच्चा था, प्यूनी सा, लेकिन वही बनना था और वही बना। एंड डैडी का नाम जो है वो मैंने वीरेंद्र रंधावा मेरा रियल नाम है, और प्यार से लोग मुझे विंदु बोलते थे। तो विंदु सिंह या विंदु दारा सिंह कर दिया, तो दारा जी का नाम जो है वो अमर हो जाए और ज़्यादा रहे। अब मेरा बेटा भी आएगा पिक्चर में, फतेह, तो उसका भी फतेह रंधावा नाम है, लेकिन मैं चाहूँगा कि पिक्चर में आए तो फतेह दारा सिंह हो जाए तो और बेटर है, ताकि वो थर्ड जनरेशन भी ऐसा हो। ये तो बहुत बड़ी सोच है कि एक मतलब इट्स नॉट ओनली
के लेगेसी, मतलब एक ना एक ऐसे शेल्टर फील नहीं होता कि यार मेरे साथ ही मेरे फादर खड़े हैं, मेरे साथ ही मेरे है। वो हर टाइम मुझे देख रहे हैं। रब, पेरेंट्स आर रब राइट एंड दे आर हियर। राइट ਹੁਣੇ ਹੈਗੇ, ਤੇਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ तो ਨਾਲ ਨੇ। तो अपने पेरेंट्स को प्लीज़ हग करें, एवरी डे किस करें, जफियाँ पाएँ, बिकॉज वो चले जाएंगे। लेकिन जब वो चले जाएंगे तो उनका आशीर्वाद फिर भी आपके साथ रहेगा। वो ऊपर से आपको देख रहे होंगे, सिस्टम क्या है बाद में तो पता नहीं, लेकिन 100% वो आपको देख रहे हैं, ब्लेस कर रहे हैं राइट। माँ बाप। और अभी अगर यहीं पे अगर वो प्रकट हो जाएं हनुमान दारा सिंह जी, और आपकी कौन सी एक चीज़ है जिसको देख के वो बहुत खुश होंगे और पकड़ के? मेरे हिसाब से जो हनुमान जी का मैं करता हूँ, हाँ मैं हनुमान जी का, मैंने जितना काम किया है, जितनी सेवा की है राइट पूरे दुनिया में और किसी ने यानी इतना हनुमान जी की सेवा नहीं की होगी जितनी मैंने कर दी रोल में। राइट। बहुत ज़्यादा मुझे हो गए 35 ईयर्स 35 ईयर्स कंटिन्यूस राइट हनुमान जी का करते हुए। राइट और अभी हमारे शो चलते हैं जय श्री राम पुनीत सर का, उस शो में भी हनुमान जी हूँ। 13 तारीख को हमारा शो है जबलपुर के पास, ओके दामो मध्य प्रदेश में। तो ये जो हम जब करते हैं स्टेज पे लाइव, तो जो प्यार मिलता है वो शो के बाद, इट्स अनबिलीवेबल। तो आई थिंक डैड ये खुश होंगे, क्योंकि एक ही बार उन्होंने मुझे रोका था और बोला था, जब मैं हनुमान जी का काम करने पहले बार जा रहा था राइट कि इधर आ, कि ये ना सोचिए कि ये नॉर्मल रोल है, राइट ये आम रोल नहीं है, इसमें तुझे बहुत संभल के करना है, कोई गलती नहीं करनी, कोई मतलब दारू वारू को नहीं टच करना, नॉन वेज नहीं टच करना, थॉट भी दिमाग में गलत बताना कि हनुमान जी यहाँ खड़े हैं। राइट और अब मुझे समझ में आया इतने सालों में कि बिल्कुल सच बोला उनने। तो मुझे ये नहीं समझ आता लॉ क्या है, लॉजिक सानू पता है एक रब है, 100% एक रब है उत्ते जिन्हें दुनिया कायम की थी। जे तुसी बैठे हो हुनर हासिल कर रहे हैं, मैं इत्थे बैठा, तो एक रब ने सानू सब नू बनाया, वो लिखिया है तय कि तुसी इत्थे पैदा हो गए, या आप यहाँ पैदा हो गए, आप यहाँ सब हो गए। लेकिन हनुमान जी को 1 करोड़ आदमी अगर याद कर रहा है, तो वो 1 करोड़ का वही टाइम पे कैसे सुन रहे हैं, राइट। ये मेरे समझ के बाहर है। एक दिन जब ऊपर जाएंगे तो पता करेंगे ये सिस्टम क्या है। पर जो अभी आप बात कर रहे हो ना कि दारा सिंह जी ने बताया कि जब ये रोल करना है तो कोई कुछ गलती खाना नहीं, पीना नहीं, गलती थॉट भी नहीं, थॉट भी नहीं माइंड में। अब मैं इस बात को कई बार लोगों को लग रहा है कि यार ये ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं इसमें क्या होता है, एक्टिंग करनी है इसके नहीं। मैं इसको पक्का करता हूँ आपकी बात को। मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताता हूँ अपना। हाँ हमारे एक फ्रेंड थे डॉक्टर खन्ना में, अच्छा, और वो डॉक्टर थे, और वो कहते कि ये रियल स्टोरी लाखों स्टोरी है ऐसी मेरे पास भी। हाँ बता मुझे की। तो वो कहते कि उसको किसी ने बता दिया, कहता काम वाम थोड़ा ऐसा वैसा है, ये है, था वो डॉक्टर। तो कहता है यार तू ना हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दे। अच्छा 40 दिन। हाँ तो 20-25 दिन के बाद एक दिन हमें मिला और ऐसे बाजू ना ऐसे प्लस्तर करा हुआ। हमने कहा यार डॉक्टर तो तेरे को क्या हो गया, तूने ये बाजू मतलब क्या तोड़, कैसे क्या लड़ाई बड़ाई हुई? कहता बता नहीं रहा। फिर इधर उधर से एक और उसका हम मतलब दोस्त, और हमसे ज़्यादा दोस्त था, तो हम थोड़े ठीक ठाक दोस्त थे, वो उसका एक खास दोस्त था। और उसने हमें बताया, कहता कि यार ये ना इसने हनुमान चालीसा शुरू करा हुआ पाठ, हाँ। इसको 20-22 दिन हुए, हाँ। इसकी ना गर्लफ्रेंड इसके पास मेडिसिन लेने आ गई। अच्छा, तो ये थोड़ा उसके साथ उसको ट्रीट ऐसे कर लिया होगा, एज अ गर्लफ्रेंड वैसे ट्रीट करा होगा, कोई हाथ पकड़ लिया, कोई बात करी, क्या करा। कहता है ये सुबह उठ के कहता कि रात को मैं सो रहा था और मुझे किसी ने मंजे से बेड से उठा के ऐसे फेंका नीचे, और मैं रोज उसी बेड में सोता है। बेड से गिरने में कितना 20-21 इंच का होता है एक बेड, 20 इंच का। और आदमी जब गिरा तो थोड़ी नींद वैसे भी खुल जाती है। मतलब आप सोचो कि 2 फीट भी हाइट नहीं होती, वहाँ गिरने से बाजू की टूट नहीं सकती। और ये रियल स्टोरी, और आपके पापा आपको सही बता के नहीं, खाली वही नहीं, ऊपर वाला ना जब भी हम कुछ करने जाते हैं हमें मैसेज एक भेजता है, एक वार्निंग आती है कि करना है या नहीं करना। शादी के टाइम पे, जिंदगी के टाइम पे, कोई बड़े डिसीजन के टाइम पे ऊपर वाला आपको सिग्नल भेजता है। वो सिग्नल पकड़ना एक आर्ट है। जिसको वो सिग्नल पकड़ा आ गया वो उसकी लाइफ बन गई। और जब हम बोलते नहीं कुछ नहीं होता, ये तो करेंगे हम,
तो फिर आपको समझ में आता है वो सिग्नल आया था कि मत करना, या कभी सिग्नल आता करना और आपने नहीं किया तो आपको दुख होता है बाद में कि हाय हाय जे मैंने वो कर लिया होता। तो ये जो सिग्नल है पकड़ना, ये एक अलग आर्ट है। अगर आप हो सके तो सिग्नल जरूर पकड़े, देख लो आपको हुनर के साथ हसल में क्या नॉलेज मिली है। और मुझे बताओ बिंदु जी, इतनी जब अब हम एक रोल में आ जाते हैं ना, हाँ। जैसे उज्जीवन जी का मैं अभी देख रहा हूँ कि उन्होंने नारद मुनि का रोल करा, इतना रोल करा, 61 पिक्चर्स में एक ही रोल करा, और फिक्स अभी था। अभी पोस्टर भी बनते हैं ना नारद मुनि की फोटो पे जीवन जी की फोटो लगी, जैसे डैडी हनुमान जी पे जैसे वैसे वो उनकी है। हनुमान जी की लगी हाँ, है। हाँ। और मतलब आगे दारा सिंह होते हैं और पीछे एक बुकदर पकड़ के खड़े हनुमान जी होते हैं, फेस नहीं। उनका होता है। जब लोग आंख बंद करते हैं हाँ। और हनुमान जी को इमेजिन करेंगे हाँ, तो शक्ल अगर सोचेंगे तो डैडी की आएगी। राइट। रामायण की वजह से ये हुआ है। तो जीवन साहब जो है वो बहुत ही डेंजरस विलन वुलन हर चीज रोल करते थे, राइट राइट। लेकिन अगर नारद का रोल कोई भी पिक्चर में है तो वो ऑटोमेटिक जीवन साहब को ही मिलता था। तो वो कहते हैं कि जब हम रोल करने जाते थे तो उससे पहले 2 दिन पहले अल्कोहल नॉन वेज छोड़ देते थे, वो सही करते थे, बिल्कुल सही करते थे। है ना। तो सेम एथिक्स वहाँ सबके सेम थे ये उस बहुत time पे, ज़रूरी है। ना। जब आप ये लोगों की सेवा में उतरते हो, भगवान की सेवा में आप उतर रहे हो, तो आप यू हैव टू फॉरगेट कि आप कौन हो, आपको और आपने वो काम कर रहे हो तो वो काम श्रद्धा से करो, वरना मत करो। नहीं करो, डोंट डू इट। बिल्कुल। हमारे पंजाबियों में अलाउड ही नहीं है, राइट। वाहेगुरु के ऊपर कोई पिक्चर नहीं बन सकती, कोई भी वो बनाने नहीं देते, क्योंकि ऐसी जो वो चाहते नहीं कि कुछ भी गड़बड़ हो। हमारे डैड एक पिक्चर में पंजाबी सरदार बने थे, तो वो पिक्चर में भी लफड़े कर दिए कि भाई दारा सिंह थे मुन्ना है, उसने तो बाल काटे हैं। तो वो तो कोई लॉजिक नहीं बनता, रंधावा होते हैं। लेकिन होता है, कभी पॉलिटिक्स भी होती है, कभी पार्टी अलग होती है, कभी कुछ होता है। लेकिन मेन चीज़ है कि जब तुम रब दी सेवा जो उतरो तो फिर पूरी श्रद्धा ना उतरो, वरना ना उतरो। तो मेरा क्वेश्चन ये है बिंदु जी, जब आपने अब इतने साल एक ही रोल करा, एक ही भगवान का रोल करा, हाँ। और शिद्दत से करा, हाँ, दिल से करा, और सब कुछ सोच के करा, समझ के करा, फादर की इंस्ट्रक्शंस के साथ करा, तो फिर तो सीधा कनेक्शन। क्योंकि एवरीवेयर 100% गॉड इज एवरीवेयर, तो हनुमान जी तो एवरीवेयर, तो उनको तो लग गया होगा ना पता कि यार ये बंदा मैं हूँ और ये मेरा रूप बनता है, मेरी सेवा सच्चे दिल से कर रहा है, हनुमान जी को भी पता है। तो कभी रोल करते करते एक अंदर से फील नहीं आता यार कि एक एक्स्ट्रा सामने यार कुछ नहीं, मुझे फील आता है जैसे हनुमान जी यहाँ खड़े, है ना। बस। राइट। जब भी मैं वो पहनता हूँ उनका जो अटायर है, तो मुझे ऐसे फीलिंग आती है कि वो वहीं हैं और देख रहे हैं। तो ब्लेसिंग्स दे रहे वो मुझे फीलिंग नहीं, मुझे पता है हाँ, कि वो देख रहे हैं। तो ये कैसे होता है? क्योंकि 1000 करोड़ आदमी एवरी डे हनुमान जी को याद कर रहा है। कर रहे हैं। तो प्लीज़ समझ जाओ, जो भी उनको याद कर रहा है सच्चे दिल से, वो उनके पास खड़े हैं। तो ये कैसे हो रहा है? राइट। एक टाइम पे 1 करोड़ आदमी याद कर रहा है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, तो वो 1 करोड़ की एक साथ कैसे सुन रहे हैं? ये जो है ना, ये कैसे होता है, ये बाद में पता चलेगा ऊपर जाने के बाद। रिपोर्ट आएगी उधर के भाई ऐसे होता था। मैं पॉडकास्ट स्टार्ट करने लगा बिंदु जी, और मुझे पूछा गया कि आप कौन सी लैंग्वेज में करोगे, तो मैंने काफ़ी अभी पहले काफ़ी हो गया अब तो टाइम, तो मैंने कहा हिंदी में। तो वो पहले तो टर्बन देखते हैं, फिर मुझे देखते हैं, फिर पहली बात क्या करते हैं, यार दारा सिंह स्टाइल हिंदी तो नहीं बोलोगे ना। मैंने कहा डैडी को लगता था कि वो बहुत अच्छी हिंदी बोलते हैं, लेकिन लोग मजाक उड़ाते हैं उनका। वो उर्दू पढ़ते थे डैड ने पढ़ाई कर नहीं पाए स्कूल में, बचपन में बहुत स्ट्रांग थे तो खेतों में लगा दिया उनको, लेकिन उनका बड़ा दिल था कि मैं पढ़ाई करूं। तो रंधावा अंकल जो मेरे डैडी के छोटे भाई थे, वो पढ़ के आते थे और ये उनसे पढ़ते थे। तो उस जमाने में उर्दू चलती थी, और जब फिल्म में एक्टिंग करने लग गए तो उर्दू ही पढ़ी, तो उनको उर्दू पढ़ना ज़्यादा आता था हिंदी से। तो उर्दू पढ़ना तो मतलब उर्दू के जो वर्ड्स हैं वो बोलने, लेकिन पंजाबी बोलते थे लाइफ लॉन्ग। तो पंजाबी फिर बाहर नहीं निकलती, थोड़ा बहुत निकलती है। तो ये कपिल वपिल मजे करते रहते। कपिल भी मुझे याद है, एक दिन हम शो करने गए थे, डैडी और मैं जज थे उसमें, और कपिल परफॉर्म कर रहा था। वो बोला, पाजी मैं ना
घर आके बहना दादाजी नाल। फिर वो घर पे आया है फुल बैठा, देखो बोला देखो पाजी जी मैं उस दिन नहीं आया था तो मेरा मौका नहीं मिलता, 3-4 घंटे खाना वाना मतलब खा के गया। तो जो लोग डैडी को नहीं मिल पाए वो मुझे बोलते हैं बिंदु हमने क्यों नहीं मिले, हमें लगता है क्यों नहीं मिले। लेकिन ये जब आदमी चले जाता है तो पता चलता है। फिर आपने ना वो बात बोली ना सबके लिए, ये मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि यार रहेंगे पेरेंट्स रहेंगे आप लोगों के सारे यहीं पे रहेंगे, आप अभी फिजिकल हैं तो फिजिकल नहीं भी रहेंगे तो रहेंगे, बट अभी हग नहीं रहेगी, जो उनको हग करनी है ना आपने एवरी डे वो नहीं रहेगी। हग एंड किस रोज करो जितना हो सके करो, और वो आपके रब है। तो ये याद रखना कि जो पेरेंट्स हैं वो हमारे रब हैं। गॉड को आप याद करते हो, गुरबानी पढ़ते हो, जो भी पढ़ते हो, पर वो जो 2 माँ बाप हैं आपके वो एक्चुअल भगवान है आपके। और उनको जो मिसट्रीट करता है या उनको जो उनके साथ रॉन्ग करता है कोई बच्चा, तो उसको ऐसी हेल मिलेगी ऊपर कि उसको समझ नहीं आएगा कि मेरे साथ क्या हुआ, शायद पता नहीं आग में जलेगा, क्या होगा पता नहीं। लेकिन पेरेंट्स को अच्छी तरह ट्रीट करो, बहुत ज़रूरी है। फतेह के बारे में बताओ। हाँ, फतेह मेरा बहुत ही फसी बेटा है। फारा के साथ बेटा है मेरा, और फिर उसके बाद मेरी डीना से शादी हो गई, 20-22-21 साल हो गए, बेटी है। तो वो पिक्चरों में आने वाला पूरा रेडी है, फुली टैलेंटेड। हमें लगता है कि वाह काश हमने इतनी मेहनत की होती, हम सुपरस्टार बन जाते। तो इतना रेडी है, लेकिन पिक्चरों में आता ही नहीं। तो हम उसको पूछते पापा क्या चक्कर है। तो बोलता है पापा जब तक मैं खुश नहीं होऊंगा और लगता मुझे लगेगा ये सुपर हिट नहीं हो रही पिक्चर, मैं करूंगा ही नहीं। तो 28 साल का हो गया, अभी तक पिक्चर नहीं कर रहा, दूसरे काम करते जा रहा है। तो मुझे लग रहा है क्या जनरेशन है आजकल की। मैं उसकी जगह होता तो ऑलरेडी 30 पिक्चरें कर चुका होता। वो भी कर सकता था 30 पिक्चरें, पर उसने पहली पिक्चर ही नहीं की। तो आजकल के बच्चे अलग हैं, इनकी थिंकिंग अलग है, सोच अलग है। तो बच्चे हैं भी बहुत टैलेंटेड। आजकल के इंडिया के जो बच्चे हैं वो बहुत टैलेंटेड है, एंड ब्रेन भी बहुत है उनका। तो वो जो भी बच्चा आपका करना चाहे उन्हें करने दो। लेकिन हमें लगता है कि फतेह की पिक्चर आनी चाहिए जल्दी, और वो जब तक रेडी है, लेकिन जब तक उसको लगता है कि सुपर हिट नहीं होगी वो करेगा ही नहीं। गॉड का बिंदु जी कैसा सिस्टम है कि अगर एक फैमिली में 2 बच्चे हैं जिनका 1 साल का फर्क है, वो जो दूसरे साल मतलब जो पिछले साल वाले से अगले ही नेक्स्ट ईयर जो आया वो भी तेज है। मतलब गॉड अब हर 1 साल एवरी बच्चा तेज है। तो मैं कह रहा हूँ गॉड हर साल नया सॉफ्टवेयर डाल के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, फोन, मोबाइल नया डाल के भेज रहे हैं। हाँ, जो हम 20 साल की उम्र में जो हमारे पास नॉलेज, अकल, स्पीड काम करने की थी, इन बच्चों में 10 साल पे। तो आप फतेह को दारा सिंह की बायोपिक, मैं डैडी की बायोपिक हमने पूरी लिख दी, मारूख मिर्जा ने पूरी लिख दी, पूरी स्टोरी रेडी, सुपर्ब रेडी पिक्चर। हमें लगा सुपर हिट होगी, रेडी। हमने स्टार्ट कर रहे थे बनाने के लिए, तो बड़े बड़े हीरो 2-4 से बात भी कर ली थी, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसे फीलिंग है कि मेरे डैड बोल रहे हैं मत बना, ये फतेह करेगा। अच्छा। तो मैंने फतेह को बोला यार ऐसे फीलिंग आ रही है जैसे डैड बोल रहे हैं तू करेगा। बोला पापा पहली पिक्चर नहीं, अच्छा, तीसरी पिक्चर या सेकंड पिक्चर। क्या दिमाग है। मतलब क्यों नहीं। बोला पापा ये पिक्चर हो गया सुपर हिट होगी दारा सिंह। हाँ, ऑब्वियसली। और फिर मैं इसके ऊपर नहीं जा पाऊंगा, और लोग मुझे इससे ही रिलेट करेंगे। मैं चाहता हूँ मैं नॉर्मल एक पिक्चर करूँ, लोगों को समझ में आए कि हाँ ये फतेह है, और फिर मैं इस पिक्चर के करूँ पूरी बॉडी सब हर चीज़ वेट बढ़ा के सब कुछ जैसा करता है वो आजकल के बच्चे। तो उनकी थिंकिंग है, लॉजिक है। मैंने उसको बोला जिस दिन तुझे दारा सिंह करने बता देना, सब लोग रेडी हैं दारा सिंह के लिए, जब मर्जी चालू हो जाएगी। पर वो पता नहीं क्या सोचता है, वो सेकंड पिक्चर उसको लगता होनी चाहिए। लॉजिक है बिंदु जी, लॉजिक है उसकी। वो बोलता है इसके ऊपर जा ही नहीं पाएंगे, फिर ये पिक्चर इतनी सुपर हिट हो जाएगी, इसके ऊपर मैं सेकंड पिक्चर जाऊंगा नहीं, मैं कैरियर ही सब लोग दारा सिंह में ही रह जाएगा। तो पता नहीं क्या थिंकिंग है उनकी। स्कूल में कभी प्रिविलेजेस मिला दारा सिंह का बेटा हूँ, हेलो थोड़ा ध्यान से। उल्टा अच्छा, मैं इतना पतला सबसे वीक बच्चा था क्लास में। अच्छा। स्कूल में तो मेरा भाई था मेरे से 1.5 साल छोटा है, अमरीक चंडीगढ़ रहता है, दारा स्टूडियो मोहाली चंडीगढ़। तो वो स्ट्रांग था थोड़ा, लेकिन मैं वीक था, और पूरे क्लास में बुली होता रहता था मेरा। सब लोग बुली करते थे जबरदस्ती के, दारा सिंह का बेटा है। अच्छा। तो मुझे बड़ा गुस्सा आता था, मैं आके डैडी को बोलता डैड मैं तो बैड लक है मेरी जो आपके घर में पैदा हो गया है। क्यों यार जो देखो यार मानता भी नहीं है, किसी को बोलूं दारा सिंह का बेटा तो मानते नहीं। हमारे क्या उस जमाने में सिस्टम होता था, पिक्चरों में थिएटर बड़े कम होते थे, तो जो भी फिल्म इंडस्ट्री से कनेक्टेड लोग हैं वो जाके मैनेजर से मिलो,
और बताओ कि जी मैं डायरेक्टर का बेटा हूँ, प्रोड्यूसर का बेटा हूँ, इसका फैमिली हूँ, इसका भाई हूँ, इसकी माँ हूँ, इसकी बहन, तो उनको टिकट मिल जाती थी, क्यों बाहर रश बहुत होता था पिक्चरों में। तो मैं जब जाता था लोग हंसते थे, तारा सिंह का बेटा नहीं हंसा। तो मैं डैडी को कहा फर्स्ट तो चलो आप वो थिएटर में, और वहाँ जाके मिलन थिएटर होता था, वहाँ चलो मैनेजर से मिलाओ, उसको बोलो क्योंकि हमारे घर के पास था थिएटर। तो हाथी मेरे साथी पिक्चर लगी थी, डैड लेके गए हम सबको, मैनेजर को बोला भाई ये मेरा रियल बेटा है भाई, बोला पाजी ये हमें लगता ही नहीं था दारा सिंह जी का बेटा है। तो ये हाल हुआ। तो उसके बाद मैं डैडी को बोला मैं बहुत अपसेट हूँ कि भाई यहाँ पैदा हुआ। तो मुझे बोलते बिंदु लंबा हो जा पूरा, जब तेरी हाइट पूरी हो जाएगी तब तेरे को मैं मेरे पास आना छुट्टियों में। 8th स्टैंडर्ड के जब तू ज्वाइन कर रहा होगा, 8th स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगी तेरी, नहीं 8th स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगी तब आना। ठीक है। तो मैं 8th स्टैंडर्ड तक वेट करता रहा। जैसे ही 8th स्टैंडर्ड खत्म हुई, सबसे वीक था क्लास में, मैं भागा छुट्टियों में, उन्होंने कहा आ जा, और उन्होंने मुझे दंड, बैठक और पुलअप, ये 3 चीज़ें अच्छी तरह सिखाई, और मैं छुट्टियों में करना स्टार्ट कर गया। ठीक है। तो आप लोग याद रखना, जिंदगी में अगर आपको जिम ज्वाइन करना है तो डायरेक्ट जिम में जाके एक्सरसाइज करके कोई भी वो आदमी से वेट वूट उठाना ना शुरू करें। घर में दंड, बैठक और पुलअप का एक रॉड लगा के कर लें, तो वो जो आपकी बॉडी की जो फाउंडेशन बनती है वो जिंदगी भर रहती है, कभी जाएगी नहीं। और 9th स्टैंडर्ड में जब मैं फर्स्ट डे एंटर किया, सारे स्कूल को दिख गया कि कुछ तो गड़बड़ है। तो जब मैं 10th खत्म की तो मैं सबसे स्ट्रांग बच्चा था पूरे स्कूल में। जस्ट इमेजिन 2 साल में वीकेस्ट टू स्ट्रांगेस्ट। फिर मैं लास्ट के 10th में देख दो लोगों ने बहुत जो तंग किया, बेटा तो गार्डन में मिला, तो वो बोले ना 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 ना। और जब हम FYJC में कॉलेज में गए, मीठी बाई कॉलेज में, तो मीठी बाई NM जितने भी कॉलेज थे, 11th स्टैंडर्ड में सारों से स्ट्रांग था पूरे कॉलेज से, TYBCom से भी। तो ये होता है दंड, बैठक का और दारा सिंह के खून होने का। दारा सिंह कौन से जिम जाते होंगे बिंदु जी? नहीं जिम नहीं जाते थे, वो जिम नहीं जाते थे, वो बैठ के दंड मारते और थे। क्या, यही पर हम जाते हैं जिम। हाँ। लेकिन हमने पहले वो जो दंड बैठक मारे, उसकी वजह से 61 पे भी अभी भी मामला ठीक है, सही चल रहा है। ये दंड बैठक नहीं मारे होते तो गड़बड़ हो जाती। फिर गड़बड़ हो जाती। कैसे था कॉलेज में? शरारती थे? उसके बाद शरारती थे भाई पाजी, उसके बारे में मत पूछो, बड़े शरारती। थोड़ा सा बता दो। नहीं पाजी मत पूछो। ये एक्चुअली पंजाबी पहला ले रहा है आपका इंटरव्यू को, इस बार इंटरव्यू नहीं, आपसे पॉडकास्ट पहला हो रहा है। मैं बिग बॉस जब जीता था तो 2-3 लड़ाई हुई थी बिग बॉस में। आज तक लोग बोलते बहुत लड़ा बिंदु, बहुत लड़ा। तो कॉलेज में भी हमारी 1-2 लड़ाइयाँ हुई थी, पर इतनी बड़ी लड़ाई हुई थी कि वो आज तक उसके बारे में कॉलेज में बात होती है कि भाई कैसी लड़ाई हुई थी। अच्छा। तो ज़्यादा नहीं लड़ते थे, लेकिन स्ट्रांग होने के बाद ना आदमी को ये भी समझना चाहिए कि थोड़ा मैं बुली हुआ तो मुझे दूसरों को बुली नहीं करना चाहिए। लेकिन थोड़ा बहुत जब स्ट्रांग हो जाता है आदमी, तो यंग एज में थोड़ा हो जाता है ऐसा, तो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। पर हमने गलत काम नहीं किए, लेकिन लोगों को मारा मुरा ये गलत ही है, मारना नहीं चाहिए। आजकल के ज़माने में करते तो धज्जी उड़ जाती। हमारे ज़माने में क्या, ना फ़ोन थे, ना मोबाइल था, ना कुछ था, तो हमने किसी को मारा, किसी को पता भी नहीं चला। आजकल के ज़माने में तो मोबाइल निकल आएंगे, तो आजकल के बच्चों का बहुत हार्ड हो गया है। कोई भी गलत काम, कोई भी रॉन्ग चीज़ करोगे तो वो किधर ना किधर से वो उसका वीडियो बाहर आएगा। तो बच्चों का जीना भी थोड़ा हार्ड हो गया है। हमारे टाइम पे ईजी था, बच्चों का जीना हार्ड हो गया है, लोगों की सोशल लाइफ हार्ड हो गई है। आप गाड़ी में बैठे हो, अपनी सिस्टर के साथ बैठे हो, अपनी वाइफ के साथ बैठे हो, पीछे 2 गाड़ियां खड़ के जूम करके क्या आपकी कोई मतलब लाइफ कुछ अलग हो गया है, अलग हो गया है। बिंदु जी, ये बिग बॉस का आइडिया कहाँ से आ गया माइंड में? मतलब कहाँ बिग बॉस, मतलब मैं इससे पहले आपसे बात पूछूं, मैं एक जोक देख रहा था, एक वीडियो, वो लड़का वो कह रहा है कि मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को कोई दूसरे को बता रहा है समथिंग लाइक दैट कि यार जो लड़की बिग बॉस देखती है तू उससे जीत नहीं सकता। मतलब वो इतना क्लेश देख लेती है कि तू उसके साथ लड़ नहीं सकता, जिंदगी में नहीं लड़ सकता। बिग बॉस जब हमारे टाइम पे ना सिर्फ सेलिब्रिटी आते थे, राइट, तो थोड़ा इजी था, राइट। सब लोग को अपनी इज्जत प्यारी थी, सब लोग को पता था बाहर जाके दुनिया को भी मिलना है, देखना है, अपनी शक्ल दिखानी है, तो वो थोड़ा इजी था बिग बॉस। फर्स्ट सीजन, सेकंड सीजन, थर्ड सीजन, थोड़े सीजन तक इजी था। फिर जैसे जैसे इन्हें कॉमन आदमी को लेने लग गए तो चेंज हुआ, वायरल वालों, फिर वो यूट्यूब वाले लगे और चेंज हुआ, फिर अब इन्फ्लुएंसर लगे और चेंज हुआ। तो अब क्या हो गया है कि जो सेलिब्रिटी हैं वो थोड़ा डरते हैं
बिग बॉस में आने, बिकॉज कुछ भी हो सकता है उनके साथ। तो अब लड़ाई जब चलती है, मैं सुना है 8-8 घंटे लड़ाई चलती है। हाँ 8 घंटे की लड़ाई, कैन यू इमेजिन? कभी लड़ाई 8 घंटे चल सकती है? तो वो क्यों चल रही है? देखो बोलने की। वो पागल हो गए हैं, क्योंकि उनको लगता है ये लड़ेंगे तो हम बच जाएंगे, हम इस घर में रहेंगे, हम इविक्ट नहीं होंगे। तो लड़ाई मैं सुना 8-8 घंटे भी चल जाती है बिग बॉस में। तो वो बहुत ही हार्ड शो है। आप क्यों चले गए बिग बॉस? मैं तो 1 करोड़ भी जीतने गया था, और मुझे लग रहा था कि यार ये शो करने से ना पूरी दुनिया को रियल थर्ड सीजन रियल बिंदु लोगों को दिखेगा, क्योंकि हम एक्टर हैं तो एक्टिंग तो दिखती है, पर रियल ह्यूमन बीइंग बिग बॉस में दिखता है कि आप कैसे हो कैसे नहीं हो। तो मुझे तो लगता था मैं अच्छा आदमी हूँ, तो मैं बोला मैं बिग बॉस में जाऊँगा, जीतूंगा, और वही हुआ। मैं बिग बॉस में गया, मैं जीत भी गया, और जो आज तक उसका प्यार मिल रहा है पूरे देश में। हमारे ऊपर स्कैंडल आया, बड़े दिल वाला, हाँ, एक नकली स्कैंडल आईपीएल का आया था, वो 1 सेकंड में लोग भूल गए, क्योंकि उनको पता बिंदु झूठ ही नहीं बोलता। मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं, आदमी को झूठ बोलना भी नहीं चाहिए। झूठ हारेगा और सच हमेशा जीतेगा। तो बिग बॉस में जाके सारे सच बोले, एंड तक लाइफ में अभी तक आज तक सच ही बोलते हैं, कभी जो झूठ बोलता ही नहीं। झूठ का बिंदु दारा सिंह बड़े दिल वाला, बड़े दिल वाला, हाँ, गाड़ी भी जीत गया, गाड़ी भी जीत गया साथ में। 18 लाख की वो कौन सी गाड़ी थी, शेवरले क्रूज, वो भी जीत गया। तो बड़े दिल वाले को मिलनी थी वो गाड़ी, उन्होंने कहा जी आपको ही मिलेगी। बड़े दिल वाला क्यों मिला आपको? वो टाइटल था वो आई थिंक शेवरले क्रूज वालों ने ये निकाला था कि भाई जो बड़े दिल वाला होगा, जो बोल्ड होगा, जो ये होगा वो होगा, उसको हम गाड़ी देंगे। ठीक है। तो जब वो गाड़ी लेके आए तो बिग बॉस में उन्होंने कहा जी गाड़ी देनी है बिंदु को। उन्होंने कहा अरे बिंदु तो 1 करोड़ जीत गया है, उसको मत दो गाड़ी, किसी और को दे दो। उन्होंने कहा जी उसको ही देनी है। तो उन्होंने कहा भाई गाड़ी किसी को भी दे दो, पूनम ढिल्लो हैं, बहुत सारे लोग थे, शमिता शेट्टी, ये वो राजू श्रीवास्तव, विनोद काम्बली, सबको दे दो, किसी को भी दे दो। उन्होंने कहा नहीं उसको ही देनी है। तो उन्होंने कहा ये सब क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? बोला हमारे सारे डीलर का फोन आया कि उसको ही देनी है, या तो उसको देंगे या ले जाएंगे वापस। अच्छा। तो उन्होंने कहा दे दे। तो वो गाड़ी भी ऐसे आई थी। तो सच बोलो, हमेशा जिंदगी में सच बोलो, क्योंकि झूठ तो हमेशा आपको फंसाएगा, और सच लोगों को भी पता है ये सच बोलते हैं, तो कोई टेंशन नहीं। आजकल तो ये भी सुनने को पता नहीं सच्चे झूठे मिल रहा है कि यार ये सारा स्क्रिप्टेड हो गया है। बिग बॉस कभी स्क्रिप्टेड हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। हाँ, आप सोचो नवजोत सिंह सिद्धू हार गए, मनोज तिवारी हार गए, निरुआ हार गया। ये कभी जिंदगी में कोई भी चीज में हारते नहीं है। समझ गए मेरी बात? ये हारने वाले लोग नहीं है, ये जीतने वाले लोग हैं लाइफ में। ये भी जाके बिग बॉस हार गए, रवि किशन हार गया, ये कभी हारे ही नहीं है, इलेक्शन नहीं हारे हैं ये लोग मोस्टली। तो ये लोग जाके बिग बॉस हार गए। तो आप सोचो बिग बॉस में अगर आपने स्क्रिप्ट दे दी, एक भी आदमी को कुछ बोल दिया, तो उसी दिन वो शो खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब वो हारेगा वो बाहर आके बोलेगा मुझे तो बोला था। खत्म। वो जो उनका 2-2, 3-3 करोड़ रुपए एक दिन का खर्चा है, पूरे करोड़ों लोग देखते हैं, सब जीरो हो जाएगा जिस दिन एक कंटेस्टेंट बाहर आके बोलेगा कि मुझे तो स्क्रिप्ट दी थी। तो लॉजिक पे ये स्क्रिप्ट नहीं हो सकता। एक टाइम ऐसा था बिंदु जी, एक टाइम ऐसा था जब आईपीएल हो गया, हाँ। उसके बाद डिवोर्स हो गया, डिवोर्स तो पहले हुआ हो गया, उसके बाद आईपीएल हो गया, उसके बाद और फिर मतलब ऐसा कुछ ना कुछ लाइफ में देखो, लाइफ ऐसे ऐसे चलती है ना, लाइफ ऐसे ऐसे चलती है। कभी आप पता है कभी डाउन आता है, कभी आप पता है डाउन होता है। तो जिंदगी में इतना याद रखोगे, अगर तुम सच्चे हो और सच्चे रास्ते पे चल रहे हो, तो लाइफ में तो कभी सीधी ऐसे ही नहीं जाती रहेगी लाइफ, ऐसे आएगा। तो जब ऐसे आएगा फिर याद रखना नेक्स्ट टर्न पे ऐसे ही है। राइट। तो जब ऐसे आएगा तो गिव अप नहीं करना, लड़ना अपने हक के लिए, अपने फाइट के लिए लड़ना कि भाई जो मैं कर रहा हूँ राइट है। अगर आप रॉन्ग कर रहे हो तो फिर ऐसे ही जाएगा, फिर उसमें कोई अप नहीं आने वाला जल्दी। लेकिन हमें पता था कि साला ऐसी की तैसे, हमने कुछ किया ही नहीं है, तो अप बहुत फास्ट आ गया। आई थिंक 2-4 महीने होंगे लाइफ में जो मुझे काम नहीं मिला, वरना जिंदगी भर विदाउट अ सेक्रेटरी, कोई सेक्रेटरी नहीं मेरा, कोई मैंने आज तक कभी वो रखा नहीं कि ये मेरा मैनेजर है, सेक्रेटरी है, अब उससे डील करो, ऐसा कुछ है नहीं मेरा। जिंदगी भर काम मिलता है। कोई भी मुझे लगता है 1 भी साल नहीं होगा लाइफ में जो मेरी कोई पिक्चर नहीं लगी या कुछ काम नहीं चल रहा, लाइफ लॉन्ग अपने आप। तो ये बाबे की मेहर है। उस टाइम पे बिंदु जी जब ये सब कुछ हो रहा था, एक टाइम ऐसा आ जाता है ना जब खरे खोटे की पहचान आती है। नहीं, आप समझो जब आपका बुरा टाइम आता है तो लोग आपसे थोड़ा हट जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है शायद सच्ची कुछ किया होगा।
तो वो भी तो पॉलिटिक्स ही था जो आपका आईपीएल वाला। हाँ, फुल पॉलिटिक्स था। तो आप समझो, पॉलिटिक्स जब आता है, किसी को सीट से निकालने के लिए ये सब चीज़ें चलती हैं, तो प्लान बनते हैं। जब प्लान बनते हैं उसमें हम रगड़े गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आज तक 13 साल हो गए, वो केस चालू नहीं हो रहा, क्योंकि नकली केस है। तो हम बोलते हैं कोर्ट में केस चालू करो भाई, हमें एक्विट होना है। पर वो केस ही नहीं चालू हो रहा। तो लॉ ऐसी होनी चाहिए कि अगर 10 साल तक केस चालू नहीं हुआ तो कोर्ट से वो बाहर फेंक दिया जाएगा। 13 साल हो गए हम वेट करते हुए कि हमारा एक नाम आता है कोर्ट में, विच इज वेरी रॉन्ग। नहीं आना चाहिए। तो एक रूल पास होना चाहिए लॉ कि 10 साल अगर आपका कोर्ट में केस स्टार्ट नहीं हुआ तो दैट इज थ्रोन आउट, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू स्टार्ट। मेरा नंबर है 5000 पेज के ऊपर मेरा नाम आएगा। जब वो केस 5000 पेज पढ़ जाएंगे तो 500 साल में 5000 केस 5000 पेज पे आएगा जज। 500 साल में कहाँ आएगा? 500 साल लग जाएंगे पाजी, लग जाएंगे। तो मुझे 7-8 जन्म लेने पड़ेंगे इस केस को सेटल करने के लिए। तो दिस इज स्टूपिडिटी एंड दिस शुड एंड। एग्जैक्टली। उस टाइम पे फिर आपने रिकग्नाइज करे कुछ बंदे जो हाँ, नहीं जो देखो, खड़े कुछ लोग नहीं देखो, आप समझ रहे हो, आपको बेनिफिट ऑफ डाउट सबको देना पड़ेगा। आपके ऊपर बम फटा है तो लोग आपसे दूर हटेंगे, लेकिन जैसे ही 2-3 महीने हुए और सबको समझ में आ गया कि हाँ यार बिल्कुल सच है, तो सब वापस जुड़ गए। तो मैं बिग बॉस से भी जब निकला था तो मुझे पता था पीठ के पीछे बहुत लोगों ने कुछ बोला होगा। मैंने वो शो ही कभी नहीं देखा। मैं कहा वो देखना ही नहीं, क्योंकि मैं सबको माफ कर चुका हूँ उस शो में। किसी ने चाहे कुछ भी बोला हो, तो वो शो नहीं देखा तो सब मेरे दोस्त हैं। वो KRK भी मेरा दोस्त है, रोहित भी मेरा दोस्त है, सब मेरे दोस्त हैं। लेकिन ये जो केस था मेरा, वो 2-3 महीने के बाद सब वापस हो गया। और जो खास दोस्त होते हैं ना, जो रियल दोस्त होते हैं, वो तो दिख जाते हैं, क्योंकि वो हमेशा आके खड़े हैं उधर सामने। जब आपके ऊपर 10 दिन मेरे ऊपर लाइफ में टेंशन आई थी, वो 10 के 10 दिन जो लोग खड़े थे, वो तो रियल ब्रदर्स हैं, फैमिली है। तो वो जिंदगी भर जब भी हमें बोलेंगे उठ तो उठ है और बैठ तो बैठ है। पर बाकी भी सबको आपको समझना पड़ेगा, जब टाइम खराब आता है तो सारे हट जाते हैं कि उनको लगता है शायद कुछ सच्ची तो नहीं किया। पर कई ऐसे भी होते हैं जी, जैसे फॉर एग्जांपल कि वो मैं एक स्टोरी है छोटी सी। ओके, कोई बंदा बहुत सच बोलता था, तो राजा ने बोला कि इस बंदे को ना चौराहे में खड़ा करो और जो भी राही आएगा इसको पत्थर मार के जाएगा। तो आ रहे हैं राही और पत्थर मारते चले गए। तो उसका एक दोस्त आ गया अब उसका दोस्त आ गया। अब उसको बोला कि अगर जो पत्थर नहीं मारेगा तो तेरे को कोड़े पड़ेंगे, 20-15-20 कोड़े खाने पड़ेंगे। तो अब उसने बोला कि दोस्त भी है, पत्थर भी नहीं मार सकता, कोड़े भी नहीं खा सकता। तो उसने वहाँ से एक फ्लावर एक तोड़ा, गुलाब का फूल तोड़ा, और वो पत्थर उसको तो दिखाना ही था दूर खड़े सिपाहियों को कि मैंने मारा। तो जैसे ही उसने वो फूल मारा अपने दोस्त के ऊपर, तो वो दोस्त रोने लग गया। तो साथ खड़े बंदे कहते यार लोग पत्थर मार रहे हैं तो तू नहीं रोया, इसने फूल मारा तो तू रोया। वो कहता है यार मारा तो ना, या तो कोड़े खाता मेरे लिए या फिर पत्थर मारता। मतलब कई ऐसे दोस्त भी होते हैं ना, भी मतलब रहना भी है और नहीं भी रहना है साथ में। मेरे ना लाइफ थोड़ी अलग तरीके से जीता हूँ मैं। जैसे जब मैं रात को सोया तो कल जो चले गया ना, मैं कभी जिंदगी में उसके बारे में 1 सेकंड भी नहीं सोचता। तो मुझे तो ये भी नहीं याद कि मैं बिग बॉस कब जीता, मुझे तो ये भी नहीं याद IPL कब हुआ। मतलब आज तक मैंने क्रिकेट नहीं देखा एक बॉल। मैं जब बाहर आया वो जो 10 दिन की तकलीफ के बाद, मैं कहा मैं जिंदगी में एक बॉल नहीं देखूंगा। और मुझे बड़ा पसंद था क्रिकेट, मेरे पैशन के जैसे देखता था मैं हर मैच। और आज तक मैंने एक बॉल नहीं देखा। मैं किसी को पहचान भी नहीं पाऊंगा जो ये अभी का क्रिकेटर है। जो सचिन टाइम तक तो मैंने देखा है, पर ये जो नवे जितने आए हैं, जो सब बड़े बड़े सुपरस्टार जो कोई मैच जिता रहे तो पेपर में पढ़ते हैं, तो मैं उनको जो सामने देखूंगा तो पहचान भी नहीं पाऊंगा। तो मैं ऐसा आदमी हूँ, एक बार ठान ली कि जो आपके इज्जत पे इतना भी दाग आ जाएगा ना, तो वो काम नहीं करना। तो क्रिकेट ही नहीं देखा मैंने, अब 13 साल हो गए, एक बॉल नहीं देखा। और आदमी के पैसे जाएंगे, पैसे वापस कमा लेगा, घर चले गया वापस कमा लेगा, पर इज्जत चले गई तो वापस नहीं कमा पाएगा। तो इज्जत कभी भी मत जाने दो, इज्जत सबसे मेन है, वो आपके साथ चलती है। आपने रेस कोर्स में भी बहुत रेस कोर्स में वो भी एक बार ऐसे ही डिसीजन लिया और नहीं, हाँ वो रेस कोर्स अब बहुत जाते थे। तो जुए का जो मेरे अंदर कुछ खून में था, ताश भी खेल लेते थे, रेस कोर्स भी जाते थे, क्रिकेट भी देखा। लेकिन रेस कोर्स में मैं एक दिन गया था अपने दोस्त के साथ और हम लोग जीत रहे थे। अच्छा, दोनों चीज़ों में जीत के छोड़ी है। क्रिकेट में भी जीत रहा था और रेस में भी जीत रहा था।
और ताश में भी जीतता था, ताश भी नहीं टच की 13 साल से, रेस तो 20 साल हो गए। तो वो हमारा दोस्त सब हम जीत रहे थे और सडनली एक लास्ट घोड़ा हार गया। ओके तो जब वो हारा तो वो ऐसे बैठ गया और उसको पसीना आने लग गया। बोला भाई क्या हुआ? तो बोला यार इतने पैसे आ रहे थे। अरे मैं कहा तू हार्ट अटैक से मर जाएगा, ऐसी की तैसी इस रेस कोर्स की जिंदगी में वापस नहीं आएंगे। और उसका हाथ उठाया और बाहर लेके चले गया उसको। तो मेरे सब दोस्त बोले तू रेस को नहीं छोड़ता था, रेस तो खून में होती है। मगर जा आज से खून निकाल दिया, सारा फेंक दिया खून, और मैं कभी रेस कोर्स नहीं किया। तो लोग बोलते बिंदु तूने कैसे छोड़ी रेस? 20 साल पहले छोड़ दी थी उस इंसिडेंट के बाद। जो चीज आपको कुछ मार ही देगी, ऐसा काम क्यों करना क्यों है? ही करना। साला इतना ज्यादा एक्साइटमेंट कि वो नियरली मरने वाला था हमारा दोस्त, और वो जीता था। तो मुझे लगता है कि ये जो चीजें छोड़ी बहुत बेटर हो गई लाइफ। पैसा सब कुछ नहीं होता, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, मजे करना, खाना पीना, घूमना, वो बहुत जरूरी है। तो कोई भी लत, जैसे ड्रग्स, कोई भी बच्चा जो ड्रग्स टच करता है, सबसे बुरी चीज़ है दुनिया में, नेवर टच ड्रग्स। हम बच गए जो हमने ड्रग्स नहीं टच की, क्योंकि हम तो बहुत एडिक्टिव टाइप के आदमी हैं। रेस कर शुरू हो गए, क्रिकेट तो क्रिकेट, ड्रग टच कर दी होती तो ड्रग में भी फंस जाते। तो ड्रग्स जो है हमेशा याद रखना, कोई ना कोई गरीब बच्चा होता है जिसको ड्रग्स की आदत लगती है, वो ढूंढता है कोई अमीर बच्चा जो फंसा सके और वो पेमेंट कर सके ड्रग्स की, उसको वो फंसाता है ड्रग्स में, और वो फिर ड्रग्स की पेमेंट वो करने लग जाता है। तो ये गंदा नशा है। एग्जांपल है हमारे सामने, सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं। जो भी रिच बच्चा होता है उसका कोई गरीब दोस्त उसको ड्रग करवा देता है ताकि उसको लत लग जाए और वो उसके लिए खरीद ले। तो ड्रग से प्लीज दूर रहे, बिकॉज वो उसमें कुछ नहीं है। जो भी आप सोच रहे हैं ड्रग्स लेने के बाद, वो सच नहीं है, एक अलग ही झूठ है, और आपकी बॉडी खराब हो रही है। सिगरेट, पान पराग, ये झूठ रॉन्ग चीजें मत करो। हाँ। बिंदु जी, दारा सिंह के बारे में सब जानते, कौन नहीं जानता, बट आपके फादर और आपकी मदर के बारे में कभी कहीं बात नहीं हुई? मतलब आप मम्माज बॉय थे कि पापाज बॉय थे? हम सारे मम्माज बॉय होते, क्योंकि हमारे पापा जो है वो पूरा दिन काम करते थे। वो सुबह हमारे स्कूल जाने से पहले उठ के शूटिंग पे चले जाते थे, और जब हम रात को सो जाते थे उसके बाद बेचारे शूटिंग जाते थे। तो बचपन जो था हमारा, जब वो सुपरस्टार थे, तो हमने उनको देखा ही नहीं। फिर जब उनका थोड़ी करियर में डाउन आया, वो 50-60 साल के हो गए, तब हमने बहुत टाइम स्पेंड किया। और एंड में तो बहुत टाइम स्पेंड किया। एंड में तो हम लोग मम्मा एंड पापाज बॉय हो गए। लेकिन बचपन पूरा हमारा मम्माज बॉय ही थे, मम्माज गर्ल ही थे। और हमारी माँ ने ही हमें पाल पोस के बड़ा किया है, और बड़ी तगड़ी टीचर की बेटी थी, और उनके फादर टीचर थे अमृतसर में। और वो बहुत ही, बोलते मैं बोल रहा हूँ भगवान होते, तो वो वैसी थी। एंड बहुत ही वंडरफुल लेडी। कुछ बताओ, कोई कुछ समथिंग? वो बहुत टिपिकल पंजाबी मार मूर पड़ी। और मार, डैडी ने हमें जिंदगी में एक आध बार मारा होगा सबको। एक बार मुझे टच किया था बस। तो लड़कियों तो कभी भी नहीं मारा। आई थिंक मुझे और मेरे भाई को एक बार थोड़ा थोड़ा पड़ी है, एक बार। लेकिन मम्मी ने बहुत धोया, इतना धोया है, चप्पलें निकाल निकाल के मारा है, रूम में लॉक कर कर मारा है, बहुत मारा है उन्होंने। तो हम लोग को बहुत पिटे हम, सब बच्चे पिटते हैं। आजकल बच्चे पिटते नहीं है, वो बोलते हैं नहीं मार सकते। फॉरेन कंट्री में तो सीधा पुलिस बुला लेते, लेकिन थोड़ा पिटना जरूरी है। ठीक है, हम बिगड़ जाते। तो मम्मी ने बहुत पीटा है हम लोगों को। तो मम्मी मम्मी होती है। लेकिन उनने हमेशा, यानी जो एक रोटी होती है ना, पता है जो मम्मी का ऐसा दिल होता है कि वो मेरे बच्चे ही खा लें, तो वैसी टाइप की हमारी मम्मी थी। और बहुत ही स्वीट। और जैसे धर्मेंद्र अंकल की वाइफ, मम्मी, ये सब बेस्ट फ्रेंड्स हैं। ये सारी औरतें सेम टाइप की औरतें हैं, ये सब सेम वंडरफुल औरतें हैं। एंड ये सब के साथ में रहती थी। यही इनके मिलना यही थोड़े होते थे औरतें, और पूरा दिन ये सब घर पे ही रहती हैं। तो इनने एक किट्टी सी डाली हुई थी जिसमें हर महीने में एक बार ये सभी औरतें मिलके गप्पे शप्पे मारती थी, खाना पीना खाती थी। तो तभी यही इनकी फ्रेंडशिप थी। बाकी सिर्फ बच्चे पालना, हस्बैंड का ख्याल रखना, तो ये टिपिकल औरतें थी। आजकल की औरतें, दोनों को काम करना पड़ता है, आदमी को, औरत को। बच्चों का वो आईपैड दे देते हैं कि भाई हमें काम करना है, और वो बच्चा बिगड़ रहा है। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि 7th-8th स्टैंडर्ड से पहले अपने बच्चों को आईपैड, आईफोन, मोबाइल फ़ोन ना दें, वरना बहुत ही सैड होगा वो बच्चा। जब आप उससे फ़ोन लेने की ट्राई करेंगे तो वो बहुत ही एग्रेसिव हो जाएगा, डेंजरस हो जाएगा। तो आपको कोशिश करनी है। बहुत सारी सुसाइड्स हो रही हैं ना, कुछ भी होगा तो आपको सोचना पड़ेगा कि
7th 8th स्टैंडर्ड से पहले प्लीज़ बच्चे आप लोग भी फ़ोन ना लें, हाँ गेम्स खेलें, बाहर जाके गेम्स खेलें, मज़े करें। दोस्ती क्या होती है आपको समझ ही नहीं आएगा। ऑनलाइन दोस्ती नहीं होती। और जिनको आप जानते नहीं उनसे दोस्ती नहीं होती। खेलना पड़ता है उसके लिए, गिल्ली डंडा ये वो चीज़, गेम वापस लाओ, कबड्डी शबड्डी। पंजाब याद नहीं आता? पंजाब तो मैं जाता रहता हूँ। अच्छा। पंजाब में जाता रहता हूँ, पंजाब बहुत ज़्यादा। जब तक मेरे दादा दादी जिंदा थे तो पिंड जाते सी, मज्झां नूं चरांदे सी, छप्पड़ से जाके नहाते सी, तो ये मੱਝ ਦੀ पुछ फाड़ के मैं तैरना सीखा है। तो ये जो चीज़ है पिंड जाके जो हमने सीखा, और जब तक माँ बाप माँ जी बापू जी जिंदा थे तो वही पंजाबी है जो गालें भी सीख ली, सब सीख लिया। मैं गाँव में जाके बहुत रहे हैं, तो वो उसी लिए बॉम्बे में रह के भी साड़ी पंजाबी ठेठ है, वरना नहीं होंगी। ऐसे बॉम्बे वाले की पंजाबी कोई माड़ी ही होंगी है, पता नहीं की बोलते रहते। सानू तो ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ गंदी गंदी गालां ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਜਦੋਂ ਕਹਾਂ ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਕਦੋਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਪੜਦਾਦੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੇਡਿਆ। ਅੱਛਾ 105 ਸਾਲ ਤੇ 102 ਸਾਲ ਉਹ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਜੀ 100 ਸਾਲ, ਅੱਛਾ ਡੈਡੀ 84। ਇਹ ਬੰਬੇ ਆ ਗਏ, ਐਡਲਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਖਾਣੇ ਪਾਣੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਆਏ ਬੰਬੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ बॉम्बे पैदा हुए हैं। ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ? बॉम्बे पैदा है। डैडी ना पहले तो रेसलिंग करते थे, लेकिन एक दिन वो पाकिस्तान में गए थे और वहाँ पाकिस्तान में गामा पहलवान, बहुत स्ट्रॉन्ग पहलवान होता था। तो लोगों ने कहा जी गामा पहलवान तो मिल लो, आप यहीं हैं। तो डैडी ने कहा चलो मिलने। तो जब गए मिलने तो गामा जी लेटे हुए थे बेड में, और वो अपने हाथ भी नहीं हटा पा रहे थे, उठा नहीं पा रहे थे मक्खी भगाने, और किसी को आगे भगाना पड़ता था। तो उसने कहा देख ले गामा, दारा तू मुझे मिलने आया, बहुत अच्छा किया, पर देख ले गामा पहलवान, दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्ग आदमी, ये हाल है मेरा। तो याद रखना जब तक जवानी है तब तक पहलवानी है, कुछ और सोच लेना उसके आगे। राइट। तो डैडी ने 25-30 पिक्चरें तब तक रिफ्यूज़ कर दी। अच्छा। पर जैसे ही ये देखा डैडी ने इसका हाल, अगले ही दिन आके वो प्रोड्यूसर जो जिसको मना किया था उनको बोला लाओ तुम्हारी पिक्चर मैं करूँगा। और उन सारी पिक्चरों में जितने पहलवान थे उनको डालते रहते थे। तो फाइट पहलवान करते थे, वो लोग के भी करियर बन गए, उनके भी पैसे बनने लग गए। तो ये पैसे के लिए उन्होंने ये काम किया था और आगे फ्यूचर के लिए काम किया था, क्योंकि रेसलिंग के बाद बहुत हार्ड हो जाता है लोगों का जीना। आपका आपने अभी मैं रिसेंटली विजिट करा, दारा स्टूडियो पूरा एयर कंडीशन कर दिया आपने। बिल्कुल बिल्कुल आपके लिए किया है जी। ये देख लो भाई, हुनर पाजे यानी हुनर विद हासिल कर रहे हैं। ये मुझे लगता है इनको एक्टिंग करनी थी, लेकिन इन्हें एक्टिंग नहीं करके अपने दिल को पीछे रख के काम किया, बिजनेस किए, पता नहीं क्या क्या बनाया। बहुत बिल्डिंगें बना रहे हो आप, नवी नवी बिल्डिंगें बना रहे हैं। आपको अगर चाहिए बहुत अच्छा सेकंड हाउस तो हिमाचल में बहुत ब्यूटीफुल बना रहे हैं। लेकिन देख ले अंदर दिल में एक्टिंग का कीड़ा था, और इसीलिए ये शो शुरू हो गया है। आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये है हुनर, और मैं इनका इंटरव्यू ले रहा हूँ। विंदु जी, ये ना एक प्लास्टिक कहते हैं जो आर्टिस्ट कीड़ा होता है ना, ये प्लास्टिक का होता है। 99 में मैंने पंजाबी, मेरा एक फ्रेंड था खन्ना में, उसने एक म्यूजिक कंपनी, कैसेटें होती थी तब, हाँ तब तो कैसेट होती थी। तो तब तो ये सरदूल सिकंदर पाजी, मतलब वो पुराने सारे सुरिंदर शिंदा ये वाले, तो तब ना मुझे एज अ मॉडल लेना शुरू कर दिया उन्होंने। 2-4-5 गानों में लिया, बस वो गानों में लेते ही अंदर कीड़ा पैदा हो गया। जैसे वो कहते नहीं अब हरी गोभी में किसी में दिमाग में कीड़ा चला जाता है, वो निकलता नहीं, ये दिमाग में ही चला जाता है, पर ये प्लास्टिक का होता है। इंसान 20-25 साल बाद बिंदु जी दोबारा कीड़ा पैदा हुआ। भाई जब मार आता है ना, जब आदमी पैसे कमाता है तो फिल्म इंडस्ट्री को कुछ तो दान करके जाता है। ये बच गया, जो ये लेके जा रहा है दान नहीं कर रहा, यूट्यूब से पैसे कमाएगा तो कुछ करेगा, लेकिन वरना पिक्चर भी बनाता और गवाता कुछ माल। सही में जिसका भी माल आ जाए ना, फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ा दान करके जाओ। आप क्या क्या हो? आप दारा सिंह के बेटे हो, आप एक आर्टिस्ट हो, आप बहुत बड़े बिजनेसमैन हो। बहुत बिजनेस है हमारा जी, बहुत बिजनेस है आपका। नेल्स में हम पूरे इंडिया में हम नंबर 1। 8,000 से 8,500 सैलून्स। हाँ 8,500 सैलून्स को हम केटर करते, और हमने 3,500 से ज़्यादा लड़कियों को सिखा के काम पे लगाया। आप फ्रेंचाइजी देते हो? हम फ्रेंचाइजी बहुत कम देते हैं। हम मेन हम नेल्स का हर चीज़ पूरे इंडिया में सब सैलून्स को बेचते हैं, अब सेल करते हैं। फिर हमने मेकअप निकाला है ओलैक करके, ब्लू स्काई नेल्स है हमारा जो इंडिया में नंबर 1 है। फिर मेकअप निकाला है अभी नवा ओलैक करके, वो भी ऑन अमेजोन पे बिकता है। फिर ऐलान करके आई ब्रोज, आई लैशेज लड़कियों के लिए वो है, और स्टाइलिक करके सब चीज़ें हैं।
जो जो यूज़ होती हैं सलोन्स के लिए। तो मेरी बीवी ने ये बिज़नेस स्टार्ट किया था और ये इतना बढ़ गया है कि हमें लगता है बाप रे बाप। तो ये मुझे इस बिज़नेस में भी बहुत टाइम देना पड़ता है। फिर और भी मैं चाप का भी है ना, चाप, वीर जी मलाई चाप हमारी वीर जी मलाई एक चाप। फ्रेंचाइज, मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर हूँ। वो हमने जनवरी महीने में 8 खोली हैं। अच्छा 8 एक महीने तो वो इतनी हिट हो गई है, जो वो खाता है ना पता नहीं कैसे वो। अच्छा, एक तो बना रहे साफ सुथरी मशीनों में हाथ लगाने के बगैर चाप, और जो खाता है वो एडिक्टिव हो जाती है। फिर मैं घी भी है हमारा, मधुरम घी, बहुत चीज़ें हैं मेरी। अब DH डिस्कवरी के स्पीकर हैं, तो चीज़ें मैं करता रहता हूँ। जो मुझे पसंद आती है उनको मैं सपोर्ट भी करता हूँ। रोज़ कुछ ना कुछ आता रहता है कि भाई हमारे साथ भी जुड़ो, हमारे साथ भी जुड़ो। तो जो भी मुझे पसंद आता है, जैसे हमारा हमने लगता था कि जो आर्टिस्ट हैं, जो आर्टिस्ट करता है पेंटिंग ड्राइंग, उनको एग्जीबिशन करना बहुत हार्ड है। तो हमने फिल्म एक्सपो चालू किया और हज़ारों आर्टिस्टों को मौका मिला एग्जीबिशन करने का। अब हम बहुत बड़ा एक फिल्म एक्सपो करने जा रहे हैं अगस्त में, 26 से 30। आप भी आना, दिल्ली में प्रगति मैदान में सबसे बड़ा फिल्म एक्सपो जो आज तक कभी हुआ नहीं है। वेव्स, जैसे वेव्स हुआ था वैसे हमारा फिल्म एक्सपो। क्या होगा जी उसमें? उसमें पूरी फिल्म इंडस्ट्री, पूरे इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री, बाहर से भी लोग, बाहर की कंट्री भी, पूरे स्टेट्स भी, सब आके बताएंगे कि फिल्म इंडस्ट्री को वो क्या दे रहे हैं। जैसे आप हिमाचल वाले हैं, उत्तराखंड वाले, हमें पता है कि इतने पैसे देते हैं, ये लोकेशन है, वो अपना बूथ भी बना सकते हैं पूरा का पूरा कि ये हमारा ऐसी जगह है, ऐसा पहाड़ है, ऐसा पानी है, ऐसा लेक है। तो हर स्टेट आके अपना अपना कुछ वहाँ हमारे साथ इन्वॉल्व होगा। और फिल्म शो होगा, अवार्ड शो होगा, वो हमारे साथ ये विशाल चेंज का फैशन वॉक होगा, बहुत चीज़ें होंगी। ग्रेट ग्रेट। विंदु जी के साथ मिलें और अक्षय पाजी की बात ना हो। सुंडी अक्षय पाजी इज अ वंडरफुल वंडरफुल मैन। कैसे आपका कैसे दोस्ती हुई? बचपन की दोस्ती हमारी, पिक्चरों से पहले। ये सारे दोस्त हैं मेरे बचपन से, पिक्चरों से पहले। अजय देवगन, अक्षय कुमार, सलमान खान, सनी, बॉबी, ये सारे पिक्चरों से पहले की दोस्तियाँ हैं। तो ये दोस्तियाँ रियल दोस्तियाँ हैं, ये फिल्मी दोस्ती नहीं है। तो ये फिल्मी दोस्ती तो होती नहीं है। हाँ, वो फिल्मी दोस्ती भी होती है, लेकिन हमारा क्या है कि मैं अलग टाइप का आदमी हूँ। मैं किसी को भी फ़ोन वोन नहीं करता। तो जब तक कोई काम नहीं है तब तक मैं फ़ोन नहीं करना, हेलो गुड मॉर्निंग वाला मैं आदमी नहीं हूँ। तो उनको भी पता है, उनको भी पता है बिंदु के दिल में हम बसते हैं, और जब भी मेरी ज़रूरत है तो कोई भी मुझे फ़ोन कर सकता है, इनमें से कोई भी, ये सारे मेरे हैं। तो मैंने सलमान और अक्षय के साथ सबसे ज़्यादा पिक्चरें की हैं। आई थिंक 6-7 पिक्चरें अक्षय के साथ की हैं, 6-7 सलमान के साथ की हैं, एंड अजय देवगन के साथ भी 3-4 हो गई हैं अभी। तो ये दोस्त है हमारे, और इनके साथ रिलेशन वैसा ही है। और अक्षय बहुत क्लोज है हमारे, और वंडरफुल मैन है। उससे आपको सीखना चाहिए कि एक इंसान जो पहले दिन जिस दिन आया था फिल्म इंडस्ट्री में, स्ट्रगल करता हुआ, बेचारे पैसे नहीं है, मोटरसाइकिल पे घूम रहा है, खाने के वांदे हैं, वो आदमी आज कहाँ पहुंचा है, पर वैसा का वैसा है। आदतें, जब मैं बिग बॉस से जीत के बाहर आया तो अक्षय मुझे मिला, बोला सुंडी जमीन पे नहीं, एक ही लाइन। तो वो लाइन मैं कभी नहीं भूलता जो उसने बोली, और मैं हमेशा ज़मीन पे रहता हूँ, लेकिन उसका जो देखा है कि वैसा आदमी भी ज़मीन पे ही रह रहा है। ये सारे वैसे हैं, ज़मीन पे ही हैं। अजय देवगन भी ज़मीन पे है, सलमान खान भी ज़मीन पे, ये ज़मीन पे है। ये जैसे थे पहले दिन से वैसे ही है अभी तक, कोई चेंज नहीं है। सनी भैया, बॉबी, सब सेम है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ कि ज़मीन पे रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्ती में, दोस्ती के कोई किस्से? दोस्ती के बहुत किस्से। अक्षय कुमार ऐसा आदमी है कि जब भी आपको कोई टेंशन हो, कोई ज़रूरत हो, किसी को हेल्प करना हो, तो अक्षय कुमार, आपको पता है कि एक फ़ोन करोगे वो काम हो जाएगा। वो बताता नहीं है, चुपचाप। जैसे सलमान खान का बीइंग ह्यूमन है, तो सबको पता है, और हमको भी पता है कि हमें किसी को चाहिए तो हम सलमान खान के बीइंग ह्यूमन में भेज सकते हैं। लेकिन अक्षय कुमार एक ऐसा आदमी है जो जब भी हमें लगे कुछ तो हम बोलते हैं सुंडी ये नो प्रॉब्लम है, कि भेज दे मैं भेज देते हूँ। तो वो ऐसा आदमी है। तो वो बताता नहीं है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन बहुत करता है। तो ये है। तो बाकी बहुत किस्से अदर टाइप के किस्से बहुत दिन भाजी बड़े किस्से होते नाल। वो तो दादा है ना कि ਅਸੀਂ गए शूटिंग करने कम्बख्त इश्क। कम्बख्त इश्क की शूटिंग करने मिलान में शूटिंग कर रहे थे उसके पास। तो शॉपिंग करने बोला चलो मिलान शॉपिंग करने चले गए। शॉपिंग करके सबने खरीदा सामान अपना अपना, मैंने भी बैग ले लिए और अपने बैग हमने गाड़ी में डाल दिए और वापस आ गए। जब वापस आ गए बोला चलो 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 आज रात को खाने पे मिलेंगे। उतरे तो
मैं बोला मेरे बैग है यार गाड़ी में, बोला वो आ जाएंगे आएंगे तेरे रूम में। मैं ऊपर गया और 10 मिनट के बाद बेल बजी, तो बेल बजी, दरवाज़ा खोला तो मैं देखा मेरा सामान पड़ा है, अच्छा, इधर कच्छा पड़ा है, उधर बनैन पड़ी है, गाड़ी तक अगले ने पूरा सामान बिछा दिया मेरा। ये ऐसे ऐसे काम करता है, ये बहुत ऐसे उल्टे पुल्टे काम करता है ये। तो ये हमेशा ही कुछ ना कुछ तंग करने का। एक दिन मैं गाड़ी में था, ये तो साड़ी खालसा की कड़ी है, लेकिन एक प्लेन में था, मैं प्लेन में हम बैठे थे, तो बातें कर रहा है मेरे साथ प्लेन में, और जैसे प्लेन से उतरे तो मैं, मुझे नीचे उतर के पूछा बिंदु टाइम क्यों है, मेरी घड़ी गई। ओ मगा, मेरी प्लेन में घड़ी गिर गई, महंगी घड़ी है, भागो। प्लेन की तरफ भागने लगा, सुंडी आला घड़ी। तो पता नहीं ऐसी घड़ी कोई कैसे निकाल सकता है हाथ से, वो अक्षय कुमार से सीखा जाए। ये घड़ी अभी तो डबल लॉक है, सब कुछ है, ऐसे ये नू खोलो, कैसे निकाली होगी पता नहीं ऐदा ऐदा हाथ फड़ता है, ऐदा 2-3 मार के गॉन। अक्षय कुमार। इंडस्ट्री में कौन से मतलब हीरो हीरोइंस आपने तो ऑलमोस्ट सबके साथ काम करा है, बिल्कुल, मतलब जिनके साथ लग रहा है कि यार काम नहीं कर रहे, मतलब एंजॉय कर रहे हैं? संजय दत्त के साथ जब आप काम करो ना, तो आप पहले ही शाम की प्लानिंग कर रहे होते कि भाई क्या करना है आज, क्या नहीं है। व्हाट अ वंडरफुल सोल, व्हाट अ वंडरफुल मैन संजय दत्त, हार्ट ऑफ गोल्ड, ते दोस्तों का दोस्त। एंड मतलब जितनी तारीफ की जाए संजय दत्त की उतनी कम है। तो संजय दत्त, आप क्या क्या करा आपने काम? संजय के साथ संजय, रणबीर कपूर और मैंने एक ऐड की थी आईपीएल में, वो आई थी, वो कोको कोला पेप्सी की ऐड थी, पेप्सी की थी। फिर संजय दत्त के साथ सालों सरदार पिक्चर की। तो 1 महीना हम साथ में रहे। तो बाबा को तो मैं बचपन से जानता हूँ, जब वो एक्टर नहीं था, इसको भी मैं बचपन से जानता हूँ। सुनील दत्त साहब हमारे बड़े क्लोज थे, बहुत प्यार था हमारा दत्त साहब के साथ। दत्त साहब के साथ हम रोज शाम बिताते थे सन एंड सैंड के पूल के पास। वो रोज शाम को वहाँ वॉक करके आके हमारे साथ बैठते थे, बातें करते थे, हम उनसे सीखते थे चीज़ें कि कैसे एक गुड ह्यूमन बीइंग बनना है। तो संजय दत्त हमारा को पार्टी करता था, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, ये हमारे साथ पार्टियाँ करते थे जब ये एक्टर नहीं बने। तो ये भी बचपन के दोस्त हैं, जैकी भी। तो संजय दत्त जो है वो बिगड़ा हुआ था, ड्रग्स में था, मोटरसाइकिल 100 की स्पीड में चलाना, मोटरसाइकिल को अपने रूम में ले जाना ऊपर तक, पता नहीं क्या क्या करता था। अच्छा। लेकिन इतना अच्छा आदमी है कि लोगों का प्यार संजय दत्त के ऊपर है, और पूरा इंडिया नहीं पूरी दुनिया उसको प्यार करती है और करती रहेगी। और उसके ऊपर भी ऐसे ऐसी जिंदगी गई है उसकी। लेकिन सबको पता है ये आदमी सच्चा है, झूठ नहीं बोलता, कुछ गलत नहीं किया इसने। तो संजय दत्त है। तो वी लव बाबा। आपने कभी रेसलिंग में आने का पापा की लेगेसी इधर को नहीं? ये सुनो, थोड़ी एक पहलवान थे बहुत बड़े, चंदगी राम जी। वो ना डैडी के दोस्त थे, तो वो बॉम्बे बहुत आते थे। तो जब भी बॉम्बे आते, हैंडसम आदमी था चंदगी राम जी, लंबे तगड़े। वो दारा मुझे ये लड़का दे दे, ये छोरा दे दे मुझे, मैं इसको टॉप का पहलवान बनाऊंगा। तो मैं देखेगा, हम डैडी की कुश्ती देखने जाते थे, सनी भैया, अक्षय कुमार, सब जाते थे कुश्तियाँ देखने, और देखते थे कैसे खून निकल रहा है, कैसे कोई मर भी जा रहा है, कैसे ऊपर से गिर रहे हैं, कैसे डैडी का बुरा हाल है, जब आ रहे चोटें लगी हुई हैं। तो हमने तो कभी रेसलिंग करने की सोची नहीं थी। तो वो बोले कि इसको दे दे, इसको मैं टॉप का पहलवान बनाऊंगा। तो डैडी बोले मैं तो नहीं देता, जाइए खुद जा रहा है तो ले जाओ आप। ठीक है, बिंदु जाएगा कुश्ती लड़ने में? कहा ना। तो हमारी फैमिली में 2 लोगों ने ट्राई किया कुश्ती, और बहुत बड़े बड़े अखाड़ों में उनने सीखा, बहुत बदरी, ये वो बड़े बड़े पहलवान है ना वहाँ, हाँ, बड़े बड़े पहलवानों ने उनको सिखाया, बड़े गुरुओं ने, हनुमान जी ऐसे गुरु। लेकिन एक दिन फोन आया डैडी को कि जी वो पिक्चर देखने गया है। डैडी ने कहा अभी ये टॉप का रेसलर नहीं बनेगा। तो देख लो कि कुश्ती में 3 घंटे पिक्चर नहीं देखने जा सकते अगर आपको इंडिया का नंबर 1 पहलवान बनना है, वर्ल्ड का नंबर 1 पहलवान बनना है। 3 घंटे। मैं कहा डैडी एक पिक्चर देखने गया है, कौन से बात हो गई? बोला वो जब पिक्चर देखने गया है, दूसरा पहलवान या तो सो रहा था, या खा रहा था, या वर्जिश कर रहा था, तो वो आगे चले गया। तो इसीलिए जिसकी जेब में पैसे होंगे वो पहलवान कभी नहीं बनेगा। तो हमारी जेब में थे।
बिंदु जी दिल तो कर रहा है कि और भी बातें करते ज़्यादा लंबा ना करी वरना लोग ही बोर हो जाएंगे भाजी। एकदम राइट करना बहुत ही वंडरफुल ऑलवेज ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ आओगे ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ वापस कर लांगे जब मर्जी। लेकिन आई थिंक इट्स वंडरफुल टू स्पीक टू यू। मुझे तो ऐसे लग रहा है कि मुझे ही इंटरव्यू करना चाहिए था आपका, अगली टाइम मैं करूँगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा जी, थैंक यू सो मच। Love you. आए इतना अपना टाइम निकाल। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस।